स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर थर्ड, जो कि हमारा बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। चैप्टर नंबर थर्ड, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। देखो, चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज, मतलब दो कहानी है अबाउट फ्लाइंग को लेके। तो ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट में बटा हुआ है, इसमें दो स्टोरीज है। जो फर्स्ट स्टोरी हम पढ़ेंगे उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसका जो राइटर है वो है ली एम ओ फ्लर्थी। ठीक है। सेकंड जो स्टोरी है उसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, और जो इनके राइटर है उनका नाम है फेडरिक फॉसाइथ। क्लियर है स्टूडेंट? तो चलते हैं हमारी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। देखो, जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ये इंट्रोडक्शन गिवन होता है। ठीक है। बिफोर यू रीड, since the earliest time, humans have dreamed of conquering the skies. Here are two stories about flying. कहने का मतलब है अर्ली टाइम से, मतलब प्राचीन समय से ही जो मानव है उसका एक ड्रीम रहा है कि वो जो स्काईज है, जो आकाश है, उस पर अपना विजय प्राप्त कर ले। ठीक है। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और ऐसे ही मतलब दो स्टोरीज बताई गई है फ्लाइंग के बारे में हमारे इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट जो स्टोरी है, देखो वो किसके बारे में, जिसको हम अभी रीड करेंगे। अ यंग सीगल ही इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक यंग सीगल है। सीगल यहाँ पे क्या है, ये एक बर्ड का नाम है। ठीक है। उसको डर लगता है, किससे? अपनी उड़ान से, मतलब उड़ने से डर लगता है। हाउ डज ही कॉन्क्योर हिज फियर, और कैसे वो अपने इस डर पे विजय प्राप्त करता है। ठीक है। और सेकंड जो स्टोरी है वो है अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। जो एक पायलट है वो स्टॉर्म क्लाउड्स, मतलब तूफानी जो बादल है उसमें गुम हो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सेफली अराइव, वापस निकल के आ पाता है। हु हेल्प्स हिम, और उसकी सहायता कौन करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चले हमारी फर्स्ट जो स्टोरी है उसकी तरफ, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब यहाँ पे हिज कौन है, जो कि इंट्रोडक्शन में बताया गया है, एक यंग सीगल की बात होगी। मैम, सीगल कौन होता है? एक बार आपको पिक्चर बता देती हूँ। देखो, ये जो पिक्चर है ये जो बर्ड है इसका नाम है, मतलब ये जो बर्ड है इसको बोलते हैं सीगल। और यंग का मतलब जो थोड़ा बच्चा हो, मतलब जो अभी नया नया उड़ना सीखा है या सीख रहा है, ऐसा हमें स्टोरी में बताया जाएगा। इसलिए यंग यंग मतलब जो सीगल है उसका ये बच्चा है ना, इसलिए वर्ड यूज हुआ है यंग सीगल। और इस बर्ड को बोलते हैं सीगल। जैसे पैरेट होता है, पिकॉक होता है, वैसे ही ये बर्ड कौन सी है? सीगल। ठीक है। तो ऐसा दिखता है सीगल। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो, ये जो हमारी स्टोरी है इसमें दो तीन पिक्चर्स दिखाई देगी आपको, मैं पहले वो डिस्कस कर लेती हूँ। जब ये हमारी स्टोरी की ओपनिंग होगी तो ये पता चलेगा कि ये एक पूरा सीगल का परिवार है, जिसमें इसके पेरेंट्स हैं, इसके ब्रदर और सिस्टर हैं। ठीक है। और ये एक क्लिफ और प्लेट्यू पे खड़ा है, ये जो ऊंचा सा पठार है इस पे खड़ा है, नीचे समुद्र है। और यहाँ से इसके जो पेरेंट्स हैं इसको उड़ना सिखाना चाह रहे हैं। इसके जो ब्रदर्स हैं वो उड़ना सीख गए हैं, इसकी सिस्टर भी उड़ना सीख गई है, लेकिन इसको अपनी पहली उड़ान उड़ने में बड़ी तकलीफ हो रही है। ये बहुत ही ज़्यादा डर रहा है अपनी पहली उड़ान को लेके। कैसे ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान उड़ता है, ये हमें स्टोरी के अंदर बताया जाएगा। तो आपको ये इमेज क्लियर होनी चाहिए। और देखो, ये यहाँ पे उड़ते हुए स्काई में बताए गए हैं। ये कैसे सीगल है जो समुद्र के पानी पे डाइव करता है, कैसे ये डाइव करके फिश पकड़ के लेके जा रहा है, ये वाला सीन भी आएगा। और कैसे ये सीगल सॉफ्टली बिना किसी एफर्ट के पानी पे ऐसे तैरते हैं, फ्रीली मूव करते हैं वेव्स के साथ। क्लियर है स्टूडेंट? चले हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं। देखो, स्टोरी का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। यहाँ पे हिज कौन है? जो यंग सीगल है उसका, उसके लिए हिज यूज हुआ है। ठीक है। चले आगे। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। देखो, लेज का मतलब होता है अ नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और हियर अ क्लिफ। जो प्लेट्यू है, जो चट्टान है, उसका जो भारी किनारा है उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है लेज। His two brothers and his sisters had already flown away the day before. जो ये सीगल है, यंग सीगल है, उसके जो टू ब्रदर्स हैं, दो भाई, और उसकी जो सिस्टर है, वो ऑलरेडी उड़ना सीख गए हैं डे बिफोर, मतलब एक दिन पहले। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, लेकिन जो हमारा यंग सीगल है उसको डर लग रहा है उनके साथ उड़ने में।
Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. कैसे भी वो कोशिश करके थोड़ा रन करके, जैसे होता है ना कि उड़ने की कोशिश करता है और अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश करता है, उसको डर लगता है और वो वापस पीछे हट जाता है। ठीक है, उसको डर लगता है, इसलिए वो अपनी पहली उड़ान नहीं ले पा रहा। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। अब देखो, मैंने बताया था प्लेट्यू या क्लिफ पे ये खड़ा है सीगल, जो यंग सीगल है। अब नीचे ग्रेट एक्सपेंस, बहुत ही दूर तक फैला हुआ क्या है, समुद्र है, और काफी माइल्स तक फैला हुआ है, काफी नीचे की तरफ है। इसको ये चीज देख के ही डर लगने लगता है। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his hat and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. अब देखो, इसको ऐसा लगता है कि मेरे जो पंख हैं वो मेरा साथ नहीं देंगे, तो वो क्या करता है, अपना सर बैंड करके वापस पीछे की तरफ भाग जाता है। भागता कहाँ है, लिटिल होल, छोटे से होल में चला जाता है जहाँ पे वो रात को सोता था, वहां पे जाके वो छिप जाता है। कौन, हमारा यंग सीगल। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he felt to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Very important line अब वो बोल रहा है, जो उनके दो ब्रदर्स हैं और उसकी लिटिल सिस्टर है, उसके पंख उससे भी छोटे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, ब्रिंक मतलब किनारे तक जाते हैं और अपने पंख फड़फड़ा के वहां से उड़ान भरते हैं। लेकिन ये जो हमारे यंग सीगल है, वो मस्टर्ड अप होने का मतलब होता है कि करेज इकट्ठा करने में असफल रहता है और अपनी पहली उड़ान नहीं ले पाता, और वो काफी डेस्पिरेट भी है, इस चीज को लेके काफी दुख में भी है। ठीक है। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. अब उसके जो मदर फादर हैं वो उसके पास आ रहे हैं, श्रीली मतलब तीखी तेज आवाज, कर्कश आवाज में उसको डांटते हैं। देखो, अब ब्रेडिंग का मतलब होता है स्कॉल्जिंग, मतलब डांटना। थ्रेटनिंग, उसको धमका भी रहे हैं, टू लेट हिम स्टाव ऑन दिस लेज अनलेस ही फ्लू, कि तुम यहीं खड़े खड़े भूख से मर जाओगे जब तक तुम उड़ोगे नहीं, मतलब हम में से कोई भी तुमको खाना ला के नहीं देगा, तुम यहीं खड़े खड़े मर जाओगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन फिर भी जो हमारा हमारा जो यंग सीगल है, अपनी जान बचाने के लिए भी इतना करेज इकट्ठा नहीं कर पा रहा कि वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले सके, अपनी पहली उड़ान ले सके। क्लियर है स्टूडेंट। देखो, यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोसेस है, जो बर्ड्स होते हैं स्टार्टिंग में कैसे उड़ना सीखते हैं। तो कई बर्ड्स होते हैं जो जल्दी से उड़ जाते हैं, जैसे कि जो यंग सीगल है उसके ब्रदर्स ने उड़ना सीख लिया, उसकी सिस्टर ने उड़ना सीख लिया, लेकिन जो ये यंग सीगल है, ये अपनी पहली उड़ान लेने में इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और वो ये कदम नहीं उठा पा रहा। तो इसके जो पेरेंट्स हैं वो इस पर चिल्लाते हैं, इसको धमकाते हैं कि यदि तुम नहीं उड़ोगे तो यहाँ भूखे ही मरो। ठीक है, भूखे मर जाओगे। लेकिन फिर भी वो जो सीगल है वो इतना करेज नहीं करेज इकट्ठा कर पा रहा कि वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले सके। उसको डर लगता है, वो नीचे जैसे ही देखता है कि समुद्र इतना फैला हुआ है, वो अपने विंग्स, उनको उसको ऐसा लगता है कि मेरे विंग्स हैं वो मेरा साथ नहीं देंगे और मैं गिर जाऊंगा। ठीक है। दैट वॉज 24 आवर्स अगो। अब देखो, 24 आवर्स अगो मतलब 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, अब उसके पास कोई भी नहीं आ रहा, 24 घंटे बीत चुके हैं इस बात को। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, परफेक्टिंग दम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग दम हाउ टू स्किम। देखो, स्किम का मतलब होता है टू मूव स्लाइटली जस्ट अबाउट अ सरफेस हियर द सी, मतलब जैसे सी की सरफेस है उसके ऊपर ऊपर उड़ना, ताकि जो भी उनको मछली वगैरह मिले उसको पकड़ सके, उसको बोलते हैं स्किम। जस्ट मतलब बिना अड़े उसके ऊपर उड़ना, एकदम नज़दीक, पानी के नज़दीक की जो उड़ान होती है उसके लिए वर्ड यूज हुआ है स्किम। द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और डाइव मतलब गोता लगाना, और कैसे फिश को पकड़ने के लिए गोता लगाना। तो ये बोल रहा है कि वो पूरे दिन क्या देख रहा था कि उसके जो पेरेंट्स हैं
जो उसके ब्रदर्स हैं और उसकी सिस्टर को कैसे परफेक्ट कर रहे हैं, कौन सी आर्ट में, फ्लाई उड़ने की आर्ट में, और उनको ये भी सिखा रहे हैं कि कैसे स्किम करना है वेव्स के ऊपर और कैसे डाइव करना है फिश को पकड़ने के लिए। तो ये सारी चीजें हो रही है, ये केवल खड़ा खड़ा देख रहा है क्योंकि ये अपनी अभी तक फर्स्ट फ्लाइट नहीं ले पाया। क्लियर है स्टूडेंट, आगे चलें। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग। देखो हैरिंग का मतलब यहाँ पे अ सॉफ्ट फाइन सी फिश, मछली का नाम है, ठीक है। हैरिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एंड डिवोर इट, वो देखता है कि कैसा उसका जो ओल्डर ब्रदर है, उसका जो बड़ा भाई है, उसने कैसे अपने जीवन की फर्स्ट मछली को, अपना पहला शिकार किया और उसको डेवोर कर गया, मतलब गपागप करके जल्दी जल्दी खा गया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और कहाँ पे खड़ा था वो, स्टैंडिंग ऑन द रॉक, रॉक मतलब चट्टान पे, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड क्रैकल, और उसके जो पेरेंट्स है, उसके जो ब्रदर है, उसके सर्किल करके खड़े हैं और क्रैकल मतलब आवाजें निकाल के उसको प्रेज कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्डाइज, और जो उसकी फैमिली है, ठीक है, वो इसको टॉन्ट कर रहे हैं, मतलब ताने कस रहे हैं उसकी डरपोकता पे कि तू पहला अपना स्टेप नहीं ले पा रहा, तो उस पर पूरे दिन टॉन्ट करते हैं। वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि ये अपनी मतलब जो भी है एक करेज इकट्ठा कर पाए और अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले पाए। क्लियर है स्टूडेंट, चले आगे। देखो, the sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. South direction की बात की गई है। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब देखो सन, सूर्य धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जा रहा है और काफी ब्राइट, काफी मतलब गर्म लग रहा है इसको। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये भूखा है बेचारा, इसने प्रीवियस नाइटफॉल से, पिछले जो नाइटफॉल हुआ उससे अब तक कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हम कुछ भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, कि जब तक तुम अपनी फर्स्ट फ्लाइट नहीं करोगे तो यहाँ खड़े खड़े तुम चाहे भूखे ही मर जाओ, लेकिन हम सहायता नहीं करेंगे, तुम पहली उड़ान उड़ो अपनी, ठीक है। तो अब उसको बहुत तेज भूख लग रही है और सूरज की जो तेज किरणें हैं वो भी उसको परेशान कर रही हैं। अब आगे क्या होता है, he stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other. अब देखो ये जो यंग सीगल है वो ऐसे एक टांग पे खड़ा है, एक टांग पे जब खड़ा होता है बर्ड, तो वो दूसरी टांग है उसको, उसके जो पहली टांग है उसके पीछे छिपी हुई है, ठीक है, और वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि मैं आराम से, मतलब आंखें बंद करके आराम से यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसा वो प्रिटेंड कर रहा है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फैलिंग अस्लीप, कि उसको जैसे नींद आ गई हो, ऐसा वो प्रिटेंड कर रहा है, ठीक है, ये दिखाने के लिए अपने पेरेंट्स को कि मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा, बल्कि उसको बहुत तेज भूख लगी है और वो हीट में अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, क्योंकि लास्ट नाइट फॉल से उसने कुछ भी खाया नहीं है। टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स और वो उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स को कोई भी नोटिस नहीं करता। He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. देखो सिंपल सा एक प्रोसेस बताया कि जब चिड़िया ऐसे मतलब कैसे प्लेट्यू पे खड़े होके उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं अपना हेड अपने जो फेदर्स है उसमें छुपा के ऐसे डोज करते हैं, नींद लेते हैं, तो वो वाली बात बताइए कि उसके जो ब्रदर्स हैं और उसकी सिस्टर है वो आराम से सुस्ता रहे हैं, अपनी हेड को अपने नेक के अंदर संक करके, मतलब ऐसे छुपा के, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है, हिज फादर वॉज प्रीनिंग, प्रीनिंग मतलब होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर। आपने देखा होगा चिड़िया जो होती है वो अपने ही चोंच से अपने फेदर्स को सही करती होती है, मतलब ऐसे सवार रही होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रीनिंग। तो उसके जो फादर हैं वो अपने फेदर्स को प्रीनिंग कर रहे हैं ऑन इज वाइट बैक, जो उनकी वाइट बैक है, क्योंकि जो सीगल है उनका कलर कैसा होता है, वाइट, तो अपनी बैक के जो फेदर्स हैं उनको वो प्रीनिंग कर रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी मदर है जो उसकी तरफ देख रही है। She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward,
और जो वो उनकी मदर है वो कहाँ पे खड़ी है, जो प्लेट्यू का थोड़ा सा हम मतलब ऊंचा वाला जो हिस्सा है वहां पे खड़ी है. नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब जो उसके पास फिश है उसके पीसेस स्टोर कर रही है, मतलब ऐसे तोड़ रही है अपने जो उसकी बीक है उससे, और स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ बीक ऑन द रॉक, और रॉक पे अपनी जो चोंच है उसको स्क्रैप करके ऐसे साफ कर रही है. ठीक है. द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. अब ये देख के जो यंग सीगल है कि उसको अब खाना दिख रहा है सामने, फूड देख रहा है, ये साइड देख के वो पागल हुआ जा रहा है. क्योंकि क्यों पागल हुआ जा रहा है? क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लगी है. ठीक है. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, कि उसको कितना पसंद है इस तरीके से जो फूड है उसको टीयर करने में, ऐसे चीरने में, फाड़ने में. स्क्रैपिंग इज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. और स्क्रैपिंग अपनी बीक को ऐसे घुमाना, वेट इट का मतलब होता है टू शार्पन. ऐसे ऐसे करके जो बर्ड्स होते हैं वो अपनी बीक को शार्पन करती है, मतलब तीखा करती हैं. ठीक है. क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं. गा गा गा, ये जो ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. अब ये जो सीगल है वो गा गा की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और क्या कर रहा है, क्राइड मतलब जोर जोर से चिल्ला रहा है. बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. बैगिंग हर का यह मतलब है वो अपनी मदर की तरफ ये ऐसी आवाजें निकाल के जो फूड है उसके लिए डिमांड कर रहा है. गा और आ, ये जो साउंड है, शी स्क्रीम्ड बैक टेरिसिवली. अब वो जो उसकी मदर है वो डेरिसिवली मतलब होता है इन अ मैनर शोइंग समथिंग दैट ही इज शी या ही इज स्टूपिड. वो वापस रिप्लाई कर रही है कि मैं लाके नहीं दूंगी, तुम ऐसा स्टूपिड सा बिहेव मत करो, बिल्कुल भी फूड लाके नहीं दूंगी तुमको जब तक तुम अपनी फर्स्ट फ्लाइट नहीं करोगे. मतलब तुम नहीं उड़ोगे तो तुम्हें वहां खड़े खड़े कोई भी फूड लाके नहीं दिया जाएगा. But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. और लेकिन फिर भी वो कॉलिंग करता ही जाता है जो यंग सीगल है, और थोड़ी देर बाद चिल्ला उठता है जॉयफुल स्क्रीम, मतलब खुशी के मारे. ऐसा क्यों? His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. अब उसकी जो मदर है, देखो यहाँ पे ये मदर पिक्चर में दिखाई गई है, उसके मुंह में पीस है फिश का, और वो जो यंग सीगल है उसकी तरफ आ रही है, लेकिन एकदम पास नहीं आई है, देखो थोड़ा सा डिस्टेंस है. इसको देख के जो ये यंग सीगल है ये जॉय में स्क्रीम करता है, मतलब खुशी के मारे चिल्ला उठता है. क्यों? क्योंकि इसको बहुत तेज भूख लगी है, और इधर इस जो मदर है उसके मुंह में क्या है, जो उसकी चोंच है उसमें क्या है, फिश का टुकड़ा है. तो इसलिए स्क्रीम कर रहा है वो जॉय के अंदर, उसको लगा कि उसकी मदर अब उसके लिए फूड ला रही है और उसको खाने को मिलेगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? चलें आगे. ही लीन्ड आउट. ही कौन है यहाँ पे? ये जो यंग सीगल है वो लीन्ड आउट मतलब झुकता है अपनी मदर की तरफ, ये जो उसके मदर के बीक में जो फिश का टुकड़ा है उसको लेने के लिए. Eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted. Halted मतलब होता है एक रुकना एक तरह से. Her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. Very important line. अब देखो जो मदर है, ये वाली पिक्चर देखो आप, ये मदर है, ये जैसे ही इसकी तरफ आती है, जब थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है तो इसकी मदर यहाँ रुक जाती है. ठीक है. अब ये जो सीगल है वो आगे की तरफ झुकता है ताकि ये यहाँ से फूड ले सके. अब जैसे वो आगे की तरफ झुकता है तो हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो सीगल है वो नीचे गिर जाता है. ठीक है. और जैसे ही वो नीचे गिरता है एक एक टाइम पे तो वो एकदम सुन हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने जो ये विंग्स है उनको फैला के, और ऐसे विंग्स को फैला के और फ्लैपिंग करने लगता है, और फिर ये डाउनवर्ड जाते हुए आउटवर्ड मतलब आगे की तरफ उड़ने लग जाता है. क्लियर है? चले. क्लियर है ये वाला सीन आपके दिमाग में? देखो, she halted, wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. कि बिल्कुल एकदम पास में आके उसकी मदर रुक जाती है, उसको ऐसा लगता है कि अब बस ये जो पीस ऑफ ये जो पीस है फिश का वो मेरे
बस मेरी रेंज में आने ही वाला है, मेरे पास आने ही वाला है. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. And then, maddened by hunger, he dived at the fish. Very important line. तो वो एक समय के लिए तो ये थोड़ा सा रुकता है, सोचता है कि मेरी मदर मेरे और पास क्यों नहीं आ रही, लेकिन उसको इतनी तेज भूख लगी हुई होती है कि वो पागल हो रहा होता है भूख से. तो वो क्या करता है, फिश की तरफ छलांग लगा देता है. ठीक है, कूद जाता है फिश की तरफ देख के, है ना. With a loud scream, he fell outwards and downwards into the space. फिर जैसे छलांग लगाता है तो फिश तो उसके हाथ में आती, वो गिर जाता है. तो कैसे गिरता है, डाउनवर्ड, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस. डाउनवर्ड नीचे की तरफ वो गिरने लगता है. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. फिर एकदम उसको मॉन्स्ट्रस मतलब राक्षसीय और एकदम भयंकर वाला टेरर जो डर है उसको जकड़ लेता है. सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. ऐसा लगता है एक समय के लिए उसका जो हार्ट है उसकी धड़कन रुक सी गई हो. ही कुड हियर नथिंग. उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. लेकिन ये जो सिचुएशन है कुछ मिनट के लिए ही रहती है. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड. सेकेंड मोमेंट में अगले ही क्षण उसको ये फील महसूस होता है कि जो उसके जो विंग्स हैं वो आउटवर्ड स्प्रेड हो चुके हैं, मतलब बाहर की तरफ स्प्रेड हो चुके हैं, खुल चुके हैं. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. अब वो जो विंड है, जो हवा है, उसको महसूस कर पा रहा है, उसके विंग्स के बीच में से होते हुए गुजर रही है, उसके स्टमक, उसके पेट को टच करते हुए गुजर रही है. ठीक है. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. अब वो फाइनली उड़ने लग गया है. तो जो विंग्स की टिप है उस पे जो एयर का जो मोशन है, जो बहाव है, वो महसूस कर पा रहा है. ही वॉज नॉट फेलिंग हेडलॉन्ग नाउ. अब वो गिर नहीं रहा. पहले तो जैसे उसने डाइव किया तो वो गिर रहा था, अब हेडलॉन्ग वो सर के बल गिर नहीं रहा है. ही वॉज सॉरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड. सॉरिंग मतलब ऊपर उठना. अब वो धीरे धीरे डाउनवर्ड मतलब ऐसे देखो क्लिफ से नीचे की तरफ आ रहा था, और आउटवर्ड मतलब आगे की तरफ बढ़ना. तो अब वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. अब वो बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं है, अब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी. देखो डिजी का मतलब होता है एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस. डिजी का मतलब होता है अपना जो बैलेंस है, संतुलन खो देने वाली जो मूवमेंट होती है, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है डिजी. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड. फिर उसने वापस अपने जो विंग्स है उनको एक बार और फ्लैप किया. फ्लैप मतलब फड़फड़ाया, और वापस वो ऊपर की तरफ उठने लगा. अब ये जो आवाजें हैं, गा 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 कॉल आ, हिज मदर स्विफ्ट पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज. अब देखो जो हमारा यंग सीगल है वो वापस उड़ रहा है. तो उसकी मदर भी खुशी के मारे उसके साथ साथ अपनी लाउड नॉइज, उसकी जो विंग्स है उसके लाउड नॉइज करते हुए उसके साथ साथ उड़ रही है उसको मोटिवेट करने के लिए. ही आंसर्ड हर विथ अनादर स्क्रीम. वापस जैसे ही उसकी मदर ये साउंड निकालती है, गा कॉल आ, तो फिर वापस स्क्रीम के साथ, एक तेज आवाज के साथ जो यंग सीगल है अपनी मदर को रिप्लाई करता है. ठीक है. He saw his brothers and his sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. देखो curveting का मतलब होता है leaping like a horse. अब वो देखता है कि जो उसके दोनों ब्रदर्स हैं और उसकी सिस्टर्स है, वो भी उसके आसपास curveting मतलब leaping like a horse, हॉर्स जैसे तेज छलांगे लगा रहे हैं. मतलब ऐसे उड़ान होती है ना कि फ्लैप करके फिर ऐसे जो उड़ने वाली है. बैंकिंग का मतलब होता है ऐसे तिरछा करके जो बर्ड उड़ती है, उसके लिए यूज हुआ है. सॉरिंग मतलब ऊपर की तरफ उड़ना, और डाइविंग मतलब नीचे से गोते लगाना. तो अब उसकी जो सिस्टर्स मतलब उसके जो ब्रदर्स हैं और सिस्टर है, वो भी उसके आसपास उड़ रही हैं, उसको अराउंड, उसके अराउंड घूम रहे हैं. ठीक है, उड़ रहे हैं कहने का मतलब है. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब वो पूरी तरह भूल चुका है कि पहले वो बिल्कुल भी एबल नहीं था, मतलब इस लायक नहीं था कि वो उड़ सके. And commanded himself to dive and soar and curve and shrinkingly surely. अब वो क्या कर रहा है, डाइव भी कर रहा है, ऊपर की तरफ उड़ भी रहा है, कर्व ऐसे वाले पैटर्न में भी उड़ रहा है, और
शर्ली और तेज तेज आवाजें भी लगा रहा है, मतलब जो खुशी के मारे जो चीखते हैं वो वाली वॉइसेस भी निकाल रहा है। वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसने क्या किया है, अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली है। ठीक है, वो पहली उड़ान उड़ पाया है। ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वो किसके पास आ चुका है, समुद्र के पास। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, पूरा समुद्र के स्ट्रेट, मतलब ऐसे देखो ये समुद्र है, ऐसे वो उड़ रहा है। ठीक है, द ओशियन। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। अब वो देख पा रहा है अपने नीचे उस वास्ट, बहुत ही विशाल, जो काफी क्षेत्र में फैला हुआ जो समुद्र है उसको। कैसा दिख रहा है वो, ग्रीन, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. ridges मतलब होता है छोटा सा जो होता है ना, उभार जो हो, कोई चट्टान हो, उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है। और बीक साइड में, और काव मतलब जो काव काव की आवाज है वो निकाल रहा है अम्यूजमेंट के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश है। कौन, हमारा यंग सीगल। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. मतलब उसके जो पेरेंट्स हैं, मदर और फादर है, उसके जो ब्रदर है, उसकी सिस्टर है, वो उस समुद्र के सरफेस पे लैंड कर चुकी है। दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रेली। अब वो उसको भी इशारा कर रहे हैं कि तुम भी आ जाओ। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। उसने अपने पैर ऐसे सी के जो वाटर है, जो सरफेस है, उस पर लैंड किए, मतलब उतारे। His legs sank into it. उसके थोड़े से पैर नीचे डूबे। He screamed with fright. वो डर के मारे चिल्लाया। And attempted to rise again. वापस ऊपर उठने की कोशिश की। Flapping his wings. अपने विंग्स को, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए। But he was tired. लेकिन वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। And weak with hunger. और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गया था हंगर की वजह से, भूख की वजह से। And he could not rise. फिर वो नहीं ऊपर की तरफ उड़ा, मतलब उठा। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी। उसकी जो एनर्जी थी वो एकदम खत्म हो चुकी थी। ठीक है, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, किस वजह से, क्योंकि जो उड़ने की जो विचित्र एक्सरसाइज उसने की थी उसकी वजह से। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी। अब उसके जो फीट हैं वो सैंक मतलब डूब गए, किसमें, ग्रीन सी में। एंड देन हिज बैली टच्ड इट। और फिर उसका जो बैली है, पेट वाला हिस्सा है नीचे का, वो सी को टच कर गया, सी के वाटर को टच कर गया। एंड ही सैंक नो फर्दर। उसके बाद वो और अंदर नहीं डूबा। मतलब जब मैंने इमेज बताई थी कैसे बर्ड जो है वो वाटर की सरफेस पे ऐसे बैठ के और सिंपली बिना किसी एफर्ट के ऐसे तैरते रहते हैं, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है ये। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। अब वो क्या कर रहा है, जो सी का समुद्र है उसका जो पानी है उस पर फ्लोट कर रहा है, आराम से तैर रहा है। एंड राउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग। और उसके आसपास उसकी पूरी फैमिली है वो काफी स्क्रीम कर रही है। स्क्रीमिंग मतलब होता है तेज तेज आवाज में। प्रेजिंग हिम, उसकी उसको प्रेज कर रही है ना, उसकी प्रशंसा कर रही है। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। और अपनी चोंच में भर भर के उसके लिए क्या ला रहे हैं, डॉग फिश, फिश का एक प्रकार है, वो लाके उसको दे रहे हैं। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान उड़ी। किसने, जो यंग सीगल है उसने। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे एक यंग सीगल अपनी पहली उड़ान उड़ता है, उसको कितने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। देखो सबके सीखने का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक स्पीड होती है। ठीक है, जो उसके टू ब्रदर्स थे और वो सिस्टर, और जो एक सिस्टर थी उसने पहले उड़ना सीख लिया उससे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था अपनी पहली उड़ान लेने में। और किस तरह से उसके जो पेरेंट्स हैं वो हर एक तरीका अपनाते हैं ताकि वो अपनी फर्स्ट उड़ान ले सके। उसको पहले अपन को स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है कि उसके पेरेंट्स हैं वो बहुत गंदा व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ, उसको डांट रहे हैं, उसको खाना ला के नहीं दे रहे हैं। लेकिन एंड में उसकी जो मदर है उसको एक तरीके से नीचे, उसके अंदर जो डर है उसको निकालने की कोशिश करती है। और एक फिश का वो जो है वो अपनी बीक में लेके आती है, लेकिन उसके डिस्टेंस रखती है, दूरी रखती है। तो उसको लेने के चक्कर में वो जैसे ही डाइव करता है, कूदता है, वो नीचे गिरता है। और नीचे गिरता है तो एक सेकंड को तो उसको ऐसा लगता है कि मतलब उसका जो हृदय है वो एकदम से रुक गया है, उसकी धड़कनें रुक गई है, उसको बहुत डर लगता है। लेकिन अचानक दूसरे ही क्षण वो अपने जो पंख फैला के फड़फड़ाने लगता है। और इस तरीके से वो अपनी पहली उड़ान उड़ता है। फिर उसके जो ब्रदर हैं और सिस्टर हैं, मदर फादर उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और जब वो थक के समुद्र की लहरों पे बैठ जाता है तो उसके लिए डॉग फिश भी लेके आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बताया गया है कि जो पहला जो एफर्ट है उसका वो कितना मतलब
मुश्किलों से भरा हुआ था, और कैसे उसके अंदर का जो डर है वो एंड में निकलता है, वो और अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले पाता है, अपनी पहली उड़ान उड़ पाता है। कौन? हमारा यंग सीगल। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। बहुत ही सिंपल है चैप्टर, इतना टिपिकल नहीं है समझने में। सिंपल सी एक सीगल की, यंग सीगल की स्टोरी बताई गई है कि कैसे वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है, अपनी पहली उड़ान उड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। देखो, जो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में से हिज फर्स्ट फ्लाइट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहा है हमसे। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? जो हमारा यंग सीगल है उसको अफ्रेड मतलब डर क्यों लगता है अपनी पहली उड़ान से? डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, और आर सम बर्ड्स मोर टिम देन अदर्स? डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन समझना जरूरी है। पहले में तो ये पूछा है कि सीगल को डर क्यों लगता है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है जो यंग बर्ड्स होती हैं उनको, मतलब लगभग हर यंग बर्ड को क्या डर लगता है? कुछ यंग बर्ड्स हैं वो ज़्यादा टिम्ड होती है, ज़्यादा डरपोक होती है। ठीक है, और आपको क्या लगता है जो मानव का बच्चा होता है उसको भी ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपना पहला कदम लेने के लिए? ठीक है, चलिए आंसर की तरफ। देखो, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज इट्स फर्स्ट फ्लाइट। यंग सीगल को डर इसलिए लग रहा होता है क्योंकि वो उसकी पहली उड़ान होती है। ही फेल्ट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको लगता है कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पंख है, उसका साथ नहीं देंगे। डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज चैलेंजिंग। कोई भी चीज हम जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो वो चैलेंजिंग होती ही है। Therefore, all young birds must be afraid to make their first flight, or some birds are more tame than others and need more efforts to make their first flight. देखो, हर एक जो यंग बर्ड होता है उसको एफर्ट्स लगते ही हैं, लेकिन कुछ यंग बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनको थोड़ा ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने के लिए। सिमिलरली अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट फर्स्ट स्टेप। बस उसी तरीके से, सिमिलर इसी वे में, जो ह्यूमन मानव का बच्चा होता है उसको भी अपना पहला कदम लेने में काफ़ी चैलेंजेस का सामना, काफ़ी कठिनाइयों और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्लियर है स्टूडेंट? चले क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। द साइट ऑफ द फूड मैजन्ड हिम। मतलब जो साइट ऑफ द फूड है, मतलब जो फूड का दृश्य है, जो भोजन का दृश्य है, हमारे सीगल को पागल क्यों कर देता है? इसका मतलब क्या है? वॉट दिस सजेस्ट वॉट कंपेयर द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। और कौन सी ऐसी चीज है जो एंड में उसको फाइनली फ्लाई करने के लिए मजबूर कर देती है? देखो, दिस सजेस्ट दैट द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। वो मतलब इसका ये ऊपर वाले जो भी फेस दिया है हमें, उसका ये मतलब है कि जो यंग सीगल है वो बहुत ही भूखा था। ही हैडंट ईटन एनीथिंग फॉर द लास्ट 24 आवर्स। उसने पिछले 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया था। व्हेन इट्स मदर केम टूवर्ड इट विथ फूड इन हर बीक, इट स्क्रीम्ड विथ जॉय। जैसे ही उसकी मदर अपनी बीक में, चोंच में उसके लिए फूड लेके आती है, भोजन लेके आती है, तो वो जॉय से चिल्ला उठता है। ठीक है, however she stood midway, however she stopped midway। वो बीच में ही आके रुक जाती है। कौन? जो सीगल है उसकी मदर, नहीं, जो सीगल है, सीगल की मदर। ठीक है, नॉट बीइंग एबल टू कंट्रोल इट्स हंगर एनी लॉन्गर। और वो अपनी हंगर पे कंट्रोल नहीं कर पाता। इट डाइव्ड एट द फूड इन इट्स मदर बीक। और वो छलांग लगा देता है ताकि वो जो मदर की बीक में, चोंच में जो फूड है उसको ले सके। His dive at the first caused him to fall outward and downward। जैसे ही वो डाइव करता है तो वो गिरने लगता है। ठीक है, इट कंपेल्ड हिम टू फ्लेप हिज विंग्स, कॉन्सिक्वेंटली ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाई। और वो उसको मजबूर करता है कि वो अपने जो विंग्स हैं उनको फड़फड़ाए, और इस तरीके से जो हमारा यंग सीगल है उसकी पहली उड़ान वो उड़ता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलें आगे। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है। दे वर beckoning टू हिम कॉलिंग shrilly। वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर threatened हिम एंड cajoled हिम टू फ्लाई। देखो, जो द सीगल फादर एंड मदर threatened हिम एंड cajoled हिम टू फ्लाई, मतलब उसको धमका क्यों रहे थे और बार बार डांट क्यों रहे थे फ्लाई के लिए? बिकॉज द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। क्योंकि जो यंग सीगल है उसको डर लग रहा था
अपनी पहली उड़ान लेने में। ही कुड नॉट गैदर इनफ करेज टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, और वो मतलब वो करेज इकट्ठा नहीं कर पा रहा था ताकि वो अपना जो फर्स्ट फ्लाइट है अपनी पहली उड़ान ले सके, इसलिए उसके जो फादर और मदर है उसको डांट रहे थे, धमका रहे थे। they threatened to let him starve if he did not fly, और उसको धमका रहे थे कि तुम भूखे ही मरो, है ना, तो हम कुछ लाके नहीं देंगे यदि तुमने अपनी पहली उड़ान नहीं उड़ी तो। they did so because they wanted the young seagull leaves his fear and learn to fly, उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि जो यंग सीगल है वो अपने डर को छोड़ के उड़ना सीख पाए। क्लियर है स्टूडेंट? चले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वेयर योर पेरेंट्स encouraged यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू scared टू ट्राई, डिस्कस दिस इन पेयर्स और ग्रुप। क्या अब ये देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन डू इट योरसेल्फ में आता है कि आप खुद करें, ये एक एक्टिविटी है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पूछा गया है कि क्या आपका भी कोई ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है कि आप किसी चीज को करने में डर रहे हो और आपके पेरेंट्स ने आपको मोटिवेट किया हो और आप वो कार्य कर पाए। जैसा कि हमारा सीगल है जो कि अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने में उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो करेज जुटा नहीं पा रहा था और अपनी पहली उड़ान नहीं उड़ पा रहा था, तो उसकी मदर और उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर सिस्टर ने कैसे उसको सपोर्ट किया और कैसे उसको इनक्रेज किया ताकि वो अपनी पहली उड़ान उड़ सके। ठीक है, तो देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपका दूसरा भी हो सकता है, जस्ट फॉर नॉलेज, और हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ये वाला आंसर। Yes, I too had a similar experience once in my childhood. हाँ, मेरा भी ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस है, मेरे चाइल्डहुड की बात है, बचपन की बात है। आई वॉज स्केयर टू लर्न हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था क्या क्या लर्न करने में, क्या सीखने में, बाईसाइकिल को कैसे चलाया जाता है वो सीखने में। आई थॉट माई बाईसाइकिल वॉज टू हैवी टू बी बैलेंस, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो बाईसाइकिल है वो बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम है, उसको मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, संतुलन नहीं बना पाऊंगी। वन डे माई मदर मेड मी सेट ऑन इट, एक दिन मेरी मदर ने मुझे उस पर बिठाया एंड आस्क्ड टू टेक केयर ऑफ द हैंडल, और इतना बोला कि तुम बस हैंडल का ध्यान रखना। माई मदर पुश्ड इट एंड सपोर्टेड फॉर द बैलेंस, और मेरी मदर ने पीछे से उसको पुश किया और सपोर्ट किया बैलेंस के लिए, मतलब मेरे को। थस आई गॉट कॉन्फिडेंस एंड मेड माई फर्स्ट बाईसाइकिल राइड, इस तरीके से मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो आया और मैंने अपनी फर्स्ट बाईसाइकिल राइड की। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बता रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। इन द केस ऑफ अ bird flying, it seems a natural act and a foregone conclusion that it should succeed. In the examples you have given in answer to the previous question, was your success guaranteed or was it important for you to try regardless of a possibility of failure? ठीक है, ये भी एक एक्टिविटी है, डू इट योरसेल्फ। ये बोल रहा है कि जैसे कि बर्ड फ्लाइंग के केस में जो होता है कि जो बर्ड्स फ्लाइंग करना सीखती हैं तो एक तरह से ये नेचुरल एक्ट है और वो एंड में सक्सीड हो ही जाते हैं। तो आप भी ऐसे कुछ एग्जांपल्स बताएं कि आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में से वाज योर सक्सेस गारंटेड, कि क्या आपके साथ भी वो गारंटेड सक्सेस है, वाज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू ट्राई रिगार्डलेस ऑफ पॉसिबल ऑफ फेलियर, कि आपको ट्राई करना चाहिए चाहे आपको कितने ही फेलियर्स फेस क्यों ना करना पड़े। तो करना चाहिए, हर व्यक्ति को ट्राई करना चाहिए, ट्राई करने से ही इंसान सक्सेस होता है। क्लियर है? ये एक एक्टिविटी है इसलिए डू इट योरसेल्फ मैंने यहाँ पे लिखा है। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, मतलब जो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है चैप्टर नंबर 3 उसका फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी सा चैप्टर है कि एक जो यंग सीगल है उसकी पहली उड़ान के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे वो चैलेंजेस फेस करके एंड में अपनी पहली उड़ान करता है या लेता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी जो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर नंबर 3 है उसका जो फर्स्ट स्टोरी है वो हमने कंप्लीट कर ली। अब जो हमारी सेकंड स्टोरी है उसकी तरफ चलते हैं जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेकंड स्टोरी है, नई स्टोरी है, मतलब फर्स्ट वाली हमने कंप्लीट कर ली जो कि यंग सीगल के बारे में थी। अब जो ये ब्लैक एरोप्लेन है ये एक पायलट के बारे में पूरी की पूरी स्टोरी है कि कैसे एक पायलट जो क्लाउड्स के स्टॉर्म तूफान में फंस जाता है कैसे उससे बाहर निकलता है और कौन उसकी सहायता करता है, इन सारे क्वेश्चंस का हमें जवाब मिलेगा इस वाली स्टोरी में। तो ये जो सेकंड स्टोरी है उसकी तरफ हम चलते हैं जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन।
क्लियर है स्टूडेंट? चलें आगे। देखो, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। ईस्ट देखो डायरेक्शन का नाम है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्लियर है सबके दिमाग में? तो ईस्ट का जो मून है वो कमिंग अप इन द ईस्ट, ईस्ट की जो दिशा में जो मून है, जो चंद्रमा है, वो चमक रहा है बिहाइंड मी। मी यहाँ पे कौन है? जो हमारे पायलट हैं वो खुद है। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउ। और चमचमाते हुए इसका स्टार्स चमचमा रहे हैं, तारे चमचमा रहे हैं, और जो स्काई है, जो आसमान है, वो एकदम साफ है। ऐसा क्यों बता रहे हैं वो? क्योंकि वो बता रहे हैं कि देखो, जब भी हम, जो पायलट होता है एरोप्लेन जब वो उड़ाएगा, तो जो मौसम है वो क्लियर होगा, तो उसको सहूलियत होगी एरोप्लेन उड़ाने में। तो ये हमें बता रहा है कि जो स्काई है वो एकदम क्लियर है, जो तारे हैं वो भी एकदम स्पष्ट दिख रहे हैं। ठीक है। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। बिल्कुल भी बादल नहीं है आसमान के अंदर। देखो, जब बादल होंगे तो चलाने में, एरोप्लेन उड़ाने में समस्या होगी। तो वो बता रहे हैं कि स्काई एकदम क्लियर है, तारे चमचमा रहे हैं, मून भी मेरे को अच्छे से शाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल भी क्लाउड्स नहीं है, बादल नहीं है। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside। countryside मतलब होता है जो ग्रामीण एरिया होता है। तो बोल रहा है मैं हैप्पी हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं अकेला। हाई अप मतलब ऊपर वो उड़ रहा है एरोप्लेन के अंदर, और सब नीचे आराम से सो रहे हैं। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। अंडरलाइन करना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जो उनका ओल्ड मतलब पुराना डैकोटा एरोप्लेन, एरोप्लेन का नाम है डैकोटा, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। कि वो अपना जो एरोप्लेन है जिसका नाम है डकोटा, वो उड़ा रहे हैं ओवर फ्रांस, फ्रांस से होते हुए बैक टू इंग्लैंड। फ्रांस के ऊपर अभी वो उड़ रहे हैं, और बैक टू वापस कहाँ जा रहे हैं? वो इंग्लैंड जा रहे हैं। मतलब वो रहवासी कहाँ के? इंग्लैंड के। तो वो फ्रांस से होते हुए अब कहाँ जा रहे हैं? इंग्लैंड जा रहे हैं। अभी वो कहाँ पे है? फ्रांस में। और बैक टू इंग्लैंड, वापस कहाँ लौट रहे हैं? अपने घर इंग्लैंड। क्लियर है स्टूडेंट? आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विथ माई फैमिली। अब वो अभी से सोचना स्टार्ट कर दिया। ड्रीम मतलब होता है ना, सपना ले रहे हैं कि कैसे मैं अपने हॉलीडेज अपनी फैमिली के साथ बिताऊंगा। मतलब जैसे ही वो इंग्लैंड पहुंचेंगे तो उनकी फैमिली उनका इंतजार कर रही है। ठीक है। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। वो जब अपनी वॉच घड़ी में टाइम देखते हैं तो उस वक्त कितने बजे हुए होते हैं? 1:30 मतलब 1:30 बजे हुए होते हैं सुबह के। क्लियर है? I should call Paris control soon, I thought, as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the light of the big cities in front of me. अब देखो, जब भी पायलट एरोप्लेन उड़ाता है या लेके जाता है तो बाकायदा वो जो कंट्रोल रूम होता है, पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है। तो पेरिस कंट्रोल रूम से वो मतलब जो भी है कनेक्टेड रहता है, वहाँ से उनको डायरेक्शन मिलते रहते हैं, और वो भी अपनी जो एट प्रेजेंट क्या उनकी पोजीशन है वो बताते रहते हैं। तो वो जो पेरिस कंट्रोल रूम है उनसे कनेक्ट करता है। आई सॉ द, और उसको लाइट दिख रही है बिग सिटीज़ की, क्योंकि अब देखो वो एरोप्लेन में नाइट का समय है, लगभग 1:30 बज रहे हैं, तो जितनी भी सिटीज़ की लाइट्स है वो ऊपर से देख पा रहे हैं। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो। अब जो उनका कंट्रोल रूम में देखो एरोप्लेन में रेडियो वगैरह सब उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो वो रेडियो अपना ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। एंड सेड, और सेड मतलब कहते हैं, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हियर। वो उनका जो भी कोड है वो बोलते हैं कि यहाँ पे जो कंट्रोल रेडियो पे वो बोल रहे हैं कि पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हियर। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। में अपने रास्ते में हूँ, कहाँ जाने के लिए? इंग्लैंड जाने के लिए। ओवर, ओवर करके ये वो मैसेज ड्रॉप करते हैं। ठीक है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली। और वापस रेडियो से एक आवाज आती है, उसको आंसर आता है किसको? जो पायलट है। DS 088 आई कैन हियर यू। कि DS 088 जो उनका कोड है कि मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। और उनको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आप अंडरलाइन कीजिए कि आप 12 डिग्री, 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, वेस्ट दिशा की तरफ आपको 12 डिग्री घूमना है। ठीक है। जो भी है रास्ता है उसका बताया जा रहा है कि आपको 12 डिग्री आपको रोटेट करना है अपने एरोप्लेन का जो डायरेक्शन है। क्लियर है स्टूडेंट? चले। आई चेक द मैप एंड द कंपास।
वो मैप चेक करते हैं। और कंपास, कंपास क्या होता है, देखो ये जो यंत्र होता है जिससे डायरेक्शन पता चलता है, इसको हम बोलते हैं कंपास। देखो ये वाला एरोप्लेन है, ये आगे क्लाउड्स की बात आएगी तो ये वाला सीन आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। और देखो जो नाइट है, जब रात को एरोप्लेन में कोई व्यक्ति है और वो नीचे देखेगा, ये रनवे का सीन बताया गया है कि रनवे पे कैसे लाइट्स होती है और ऐसे लाइट्स दिखती है, या फिर जो भी सिटी है उसकी भी अलग अलग लाइट्स हमें ऊपर से ऐसे दिखेगी, जो एरोप्लेन में बैठा है पायलट उसको। क्लियर है, चले आगे। देखो ये कुछ टर्म्स आएंगे, वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिए ताकि आप आगे जब भी आएगा इस स्टोरी में तो आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है, चले स्टूडेंट्स आगे। देखो आई चेक द मैप, वो अपना मैप चेक करते हैं, एंड द कंपास, कंपास जिससे उनको डायरेक्शन पता चलेगा। स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड लास्ट फ्यूल टैंक, और स्विच ऑन करते हैं किसका, सेकंड, जो सेकंड फ्यूल टैंक। देखो जो एरोप्लेन होता है उसमें फ्यूल्स के टैंक लगे हुए होते हैं, तो पहला खत्म हो चुका है, वो सेकंड को, जो और लास्ट फ्यूल टैंक है, जितना भी फ्यूल है अब इस टैंक्स में ये लास्ट है, इसके अलावा उनके पास फ्यूल नहीं है, उसका स्विच भी वो ऑन कर देते हैं। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। टर्न मतलब मोड़ देना, वो उनका जो एरोप्लेन है जिसका नाम है डकोटा, उसको 12 डिग्री टूवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ वो टर्न कर देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, चले आगे। अब देखो आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, अब वो सोच रहे हैं कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो इंग्लैंड आराम से पहुंच जाऊंगा, आई थॉट, ऐसा उनका मानना है। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। बोल रहा है वहां जाते मुझे गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता करने को मिलेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, क्योंकि हर चीज बहुत अच्छे से चल रही है, जो मौसम है वो भी एकदम साफ है, कोई भी क्लाउड्स नहीं है, मून शाइन कर रहा है, जो स्टार्स हैं वो भी चमचमा रहे हैं। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और ये बहुत ही ईजी फ्लाइट है। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए आगे। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, अब जो पेरिस है वो कितने किलोमीटर पीछे रह गया है, 150 किलोमीटर उनसे पीछे रह गया है। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब उन्होंने क्या देखा, क्लाउड्स, अब एकदम से बादल देखे। स्टॉर्म क्लाउड्स, कैसे तूफानी बादल, जैसे कि काले, और उनको बोलते हैं स्टॉर्मी क्लाउड्स। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वो ऐसे लग रहे थे जैसे काले काले पहाड़ मेरे सामने खड़े हो। अक्रॉस द स्काई, स्काई मतलब जो आसमान है उसमें काले काले जैसे काले काले माउंटेन्स पहाड़ हो, वैसे मेरे सामने जो ब्लैक क्लाउड्स है वो आ गए थे। ठीक है, आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, अब उनको ये पता था कि ये इतने ह्यूज माउंटेन्स है कि मैं इनके ऊपर से भी नहीं उठ सकता और उनके अंदर से भी नहीं जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ, और उसके पास इतना भी फ्यूल नहीं था कि वो इधर उधर नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में घूम के इन बादलों का जाने का इंतजार कर सके। ठीक है, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, फिर उन्होंने सोचा मैं वापस पेरिस चला जाता हूँ जहाँ से वो उन्होंने फ्लाइट ली। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन वो चाहते थे कि मेरे को घर पहुँचना है एनी हाउ, आज तो सुबह का ब्रेकफास्ट मैं अपनी फैमिली के साथ ही करूँगा। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, अब जो पायलट है वो बोलते हैं कि मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए, इसलिए मैं वापस पेरिस को वापस यू टर्न लेके पेरिस तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा। आई विल टेक द रिस्क, मैं ये जो रिस्क है ये लूँगा, ये जो जोखिम है वो लूंगा। आई थॉट, ऐसा उन्होंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उन्होंने अपना जो पुराना ओल्ड डकोटा अपना जो एरोप्लेन था उसको सीधा उस तूफान के अंदर डाल दिया, जो वो काले बादल थे उसके अंदर सीधे वो चले गए, मतलब उन्होंने इतनी बड़ी रिस्क ली। क्लियर है स्टूडेंट्स। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, जैसे ही वो ब्लैक क्लाउड्स में जाते हैं, इनसाइड द क्लाउड अंदर जाते अचानक हर चीज काली हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, उनको दिखाई देना बंद हो जाता है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और नामुमकिन था कुछ भी बाहर आउटसाइड द एरोप्लेन, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, हर चीज कैसी हो गई, ब्लैक। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जैसे वो उस ब्लैक क्लाउड में गए
तो जो उनका पुराना डेकोटा एरोप्लेन था वो एकदम से उछला, ठीक है, और राउंड राउंड ट्विस्टेड इन द एयर, एयर के अंदर लहराने लगा, ट्विस्ट होने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, उन्होंने अपने कंपास की तरफ देखा। क्यों देखा? ताकि उनको पता चल सके वो किस डायरेक्शन में है। आई कुडंट बिलीव, देखो ये वाला सीन बताया गया है, ये देखो काले बादल है और इसके अंदर ये जो हमारे पायलट है वो एंटर हो चुके हैं। जैसे उन्होंने कंपास के अंदर देखा, उनको बिलीव नहीं हुआ उनकी आंखों पे। क्या देखा? द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास है वो राउंड राउंड ऐसे घूम रहा है, उसकी जो सुइयां है वो घूम रही है, मतलब वो प्रॉपर डायरेक्शन ही नहीं बता रहा। इट वॉज डेड, वो खराब हो चुका है। कौन? कंपास। अब कंपास भी खराब हो चुका है, इट विल नॉट वर्क, अब वो काम नहीं कर रहा, मतलब जो भी डायरेक्शन दिखाने का काम है वो कंपास नहीं कर रहा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स भी थे, जो उपकरण थे, वह सडनली डेड, वो भी खराब हो चुके थे टू। आई ट्राइड द रेडियो, उन्होंने कोशिश की कि रेडियो से वो कुछ कनेक्शन मतलब अपना कनेक्शन कर पाए, लेकिन फिर देखो, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, उन्होंने मैसेज दिया पेरिस कंट्रोल की, आप क्या मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, कहने का मतलब है कोई भी आंसर नहीं आया, जो रेडियो था वो भी खराब हो चुका था। द रेडियो वॉज डेड टू, वो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। आप देखो जो हमारे पायलट हैं उनके पास ना तो रेडियो है, ना कंपास है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अब उनको पता भी नहीं है कि वो कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, किस दिशा पे है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, अब वो उस तूफान में गुम हो चुके थे। देन देन एकदम से क्या होता है? इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। देन अचानक उन काले बादलों में वो देखते हैं कि उनके पास एक दूसरा एरोप्लेन, अनादर एरोप्लेन उनको दिखाई देता है। देखो ये वाला सीन है कि ये जो ब्लैक क्लाउड्स है, एकदम से उनको दूसरा जो एरोप्लेन है, इन ब्लैक क्लाउड्स में से एक अनादर दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये वाला सीन बता रहे हैं ये। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और उनके जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं, उस पे, उस वाले एरोप्लेन पे कोई लाइट्स नहीं थी। वरना मेनली क्या होता है, जो एरोप्लेन्स के विंग्स होते हैं उस पे लाइट्स लगी हुई होती है, लेकिन उस पे नहीं थी, ठीक है। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्ट्रॉम, लेकिन वो देख सकते थे कि इस तूफान के अंदर वो जो एरोप्लेन है वो मेरे जस्ट पास में फ्लाई कर रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, और मैं उस एरोप्लेन, जो अनादर एरोप्लेन है, उसके जो पायलट है उनका फेस देख पा रहा था, जो कि मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनादर पर्सन, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं इस अनादर दूसरे व्यक्ति को देख के, क्योंकि ब्लैक क्लाउड्स में कोई भी नहीं था, वो रास्ता भटक चुके थे। जब उनको वापस ये पर्सन दिखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, अब जो अनादर पर्सन है वो अपना एक हाथ उठाते हैं और ऐसे वेव्ड, मतलब हाथ को हिलाते हुए उनकी तरफ इशारा करते हैं। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, ऐसा हमारे पायलट बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वो मुझे बोल रहे हैं कि तुम मुझे फॉलो करो, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, ठीक है। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। अब जो हमारे पायलट हैं वो ये बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि उनको पता है कि मैं रास्ता भूल चुका हूँ, मैं यहाँ पे पूरी तरह गुम हो चुका हूँ, और वो मेरी सहायता करना चाहते हैं। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. अब जो अनादर पायलट हैं उन्होंने अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ घुमाया, और उनका जो हमारे पायलट का जो डकोटा एरोप्लेन है उसके आगे आ गए, ताकि जो डकोटा में बैठा पायलट है उसको फॉलो करना उनको इजी लगे, जो अनादर पायलट को वो आराम से फॉलो करके जा सके। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. अब देखो जो हमारे पायलट हैं वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत खुश था, ये स्ट्रेंज मतलब ये अजनबी सा जो एरोप्लेन था उसके पीछे पीछे, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे एक बच्चा, ओबीडियंट मतलब होता है आज्ञाकारी बच्चा, जैसे चुपचाप पीछे पीछे फॉलो करता है, वैसे मैं उस स्ट्रेंज एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था। क्लियर है? After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. अब इस वाली जर्नी को आधा घंटा हो गया, अब भी वो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो मेरे सामने था, क्लाउड्स के अंदर, उन बादलों के अंदर। नाउ
अब क्या होता है, now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. लेकिन अब जो डकोटा में जो फ्यूल है, जो ईंधन है, उतना ही बचा था कि ये डकोटा अब लास्ट 5 या 10 मिनट और अपनी उड़ान को कंटिन्यू कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर जो ईंधन है वो ख़त्म हो जाएगा। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्रिक्टेंड अगेन। अब जो हमारे पायलट हैं उनको वापस डर लगने लगता है। But then he started to go down and I followed through the storm. लेकिन तभी जो अनादर एरोप्लेन है वो नीचे की तरफ जाने लगा और जो डकोटा के पायलट हैं वो भी उनको फॉलो करने लगे, ठीक है, तूफान के अंदर। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. Suddenly अचानक से वो जो ब्लैक क्लाउड थे उनमें से वो डकोटा वाला जो एरोप्लेन है वो बाहर निकल गया और उनको 2 स्ट्रेट लाइंस दिख रही है इन फ्रंट ऑफ मी, जिसपे खूब सारी लाइट्स लगी हुई है। इट वॉज रनवे, वो क्या था, रनवे। एन एयरपोर्ट, वो एक हवाई अड्डा था। देखो रनवे मतलब होता है जहाँ पे एरोप्लेन लैंड करते हैं और टेक ऑफ करते हैं, उसको हम बोलते हैं रनवे। तो अब वो जो हमारे डकोटा के पायलट हैं वो उस स्टॉर्म, उस तूफान से बाहर निकल चुके हैं। उन जो ये जो ब्लैक क्लाउड्स थे उनसे बाहर निकल चुके हैं। अब उनको रनवे दिखाई दे रहा है, एक एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है। आई वॉज सेफ, तो वो बोलते हैं अब मुझे कि एकदम मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड्स इन द ब्लैक एरोप्लेन। अब वो टर्न मतलब मुड़ते हैं उनके अपने दोस्त को देखने के लिए जो कि ब्लैक एरोप्लेन में है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जैसे वो मुड़ के देखते हैं तो उनको पूरा जो आकाश है वो खाली दिखाई देता है। कहने का मतलब है जिस ब्लैक एरोप्लेन ने उनकी इतनी हेल्प की, उनकी सहायता की इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए, जैसे ही वो टर्न होके देखते हैं तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो काला एरोप्लेन है वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब वो लैंड हो चुके हैं, मतलब उस एयरपोर्ट पे, उस रनवे पे वो लैंड कर चुके हैं, उतर चुके हैं हमारे पायलट। और वो बोल रहे हैं मुझे कोई भी मतलब सॉरी फील नहीं हो रहा टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। अब वो जो ओल्ड डकोटा है उसको वहीं छोड़ के और कंट्रोल टावर की तरफ, है ना, वॉक अवे मतलब चल दिए। आई वेंट एंड आस्क अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। अब वो कंट्रोल रूम में जाके वहाँ पे जो वुमन बैठी है, वहाँ पे जो औरत बैठी है, उनसे इंक्वायरी करता है कि वो दूसरा जो एरोप्लेन था उसके पायलट कौन थे। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो वो इंक्वायरी करने लगे कि जो सेकंड एरोप्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन, उनके पायलट कौन है, ताकि मैं उनको थैंक यू बोल सकूँ। शी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। अब जो वो औरत है वो बड़ी मतलब स्ट्रेंजली, बड़े आश्चर्य से उनकी तरफ देखती है। एंड देन लाफ्ड, फिर जोर जोर से हंसने लगती है। अनादर एरोप्लेन, बोलते हैं दूसरा एरोप्लेन। अब देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान के अंदर, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज की रात तो कोई दूसरे एरोप्लेन फ्लाई कर ही नहीं रहे थे। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार। देखो, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा ही एक ही एरोप्लेन था जो कि रडार, रडार मतलब होता है कि जो भी एरोप्लेन्स होती हैं उनकी पोजीशंस पता चलती रहती है कंट्रोल रूम के अंदर, तो रडार की हेल्प से। तो बोलते हैं रडार में तो केवल तुम्हारा एक ही एरोप्लेन दिखाई दे रहा था, उसके अलावा आज की रात कोई दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं। क्लियर है, ये बड़ा सस्पेंस है कि दूसरा कोई था ही नहीं। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक। अब देखो जो पायलट हैं डकोटा के, वो बोल रहे हैं तो फिर मेरी किसने सहायता की सेफली लैंड करने के, मतलब सेफली लैंड करने में किसने सहायता की। मेरे पास तो कंपास भी नहीं था, क्योंकि उनका जो कंपास था वो भी डेड हो चुका था, रेडियो भी डेड हो चुका था, और उनके टैंक में ज़्यादा फ्यूल भी नहीं बचा था, ज़्यादा ईंधन भी नहीं बचा था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन था पायलट उस स्ट्रेंज, उस अजनबी ब्लैक एरोप्लेन का, उस काले एरोप्लेन का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि तूफान में फ्लाई कर रहा था, विदाउट लाइट्स, जिसके एरोप्लेन पे लाइट्स नहीं थी। इसी क्वेश्चन मार्क के साथ ये चैप्टर जो है हमारा फिनिश होता है। कहने का मतलब यहाँ पे है जो डकोटा में पायलट होते हैं वो एक रिस्क लेते हैं
कि जो ब्लैक क्लाउड्स हैं उनमें से वो निकल जाएंगे, लेकिन वो उस तूफान में, उस स्टॉर्म में वहाँ फंस जाते हैं। फिर उनको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है जो उनको गाइड करता है और उस बादल से, उस तूफान से निकाल के उनको बाहर लाता है। लेकिन जब वो कंट्रोल रूम में आके इंक्वायरी करते हैं तो उनको पता चलता है कि ऐसा तो कोई एरोप्लेन था ही नहीं। यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। कहने का मतलब, हो सकता है ये जो हमारे पायलट हैं उनका इल्यूजन हो, कि उस मुसीबत में वो केवल इल्यूजन, एक भ्रम में हो कि कोई मुझे सहायता कर रहा है, और उनका जो फर्म डिटर्मिनेशन है, उनकी खुद की इमेजिनेशन है, उसी की वजह से वो उस टिपिकल सिचुएशन से निकल के बाहर आए। लेकिन हमें यहाँ चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। एंड में इसी क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, तो जो भी डाउट्स होंगे वो भी आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। देखो, क्लास 10th, बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, चैप्टर नंबर 3 है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें 2 स्टोरीज है। पहली स्टोरी का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, जो हमने ऊपर डिस्कस कर ली। सेकंड स्टोरी है वो है ब्लैक एरोप्लेन। अब चलें क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। देखो, ब्लैक एरोप्लेन। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों स्टोरीज है वो बहुत ही सिंपल है। देखो, एरोप्लेन वाली भी ले लो, ब्लैक एरोप्लेन वाली। तो जो मेनली क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो आपके आते हैं पैसेज आ जाते हैं कि आपको 5-6 लाइनें, 10 लाइनें या एक पैराग्राफ दे दिया इसी चैप्टर में से, और उसके नीचे 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। जब हमने चैप्टर लाइन टू लाइन पूरा अच्छे से पढ़ा है तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरे जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग वाले, तो जितने भी ये एनसीईआरटी में जो टेक्सचुअल बुक के क्वेश्चंस हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसी पैटर्न पे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलते हैं अपन लाइन टू लाइन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। देखो, जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करें, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन किस आंसर का हमसे डिमांड कर रहा है। और जब आप क्वेश्चन का उत्तर दें तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या मैंने जो चैप्टर पढ़ा उसमें से ये जो कंसेप्ट है वो क्या मेरे दिमाग में क्लियर हुआ या नहीं। यदि कहीं डाउट रहता है तो आप वीडियो को एक बार वापस से देख सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, आई विल टेक द रिस्क। यहाँ पे जो पायलट है उन्होंने रिस्क ली। व्हाट इज द रिस्क? क्या रिस्क ली, क्या जोखिम उठाया? व्हाई डज द नरेटर टेक इट? और उन्होंने ये जो रिस्क है वो क्यों उठाई? देखो, द रिस्क वॉज टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म एंड ब्लैक क्लाउड्स। रिस्क क्या थी कि तूफान में से और उन काले जो बादल है, ब्लैक क्लाउड्स में से वो फ्लाई करके आगे बढ़ना चाहते थे। ये रिस्क थी। द नैरेटर टुक द रिस्क बिकॉज ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड क्लाउड्स टू द नॉर्थ और साउथ। क्योंकि नैरेटर के पास इतना फ्यूल तो था नहीं कि वो इधर उधर घूम सके, नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में। वापस वो पेरिस जाना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ही ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट होम एंड मीट हिज फैमिली। और वो चाहते थे कि मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंचूं और अपनी फैमिली से मिलूं। इसलिए उन्होंने ये पूरी की पूरी रिस्क जो है वो उठाई। क्लियर है स्टूडेंट? चले क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। डिस्क्राइब द नैरेटर्स एक्सपीरियंस हैज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। जैसा कि उन्होंने स्टॉर्म के अंदर, तूफान के अंदर जो एरोप्लेन उड़ाया, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो हमें अपने वर्ड्स में या एक्सप्लेन करना है। देखो, चलें आंसर की तरफ। As he flew into the storm, everything went black. जैसे ही वो उस तूफान और काले बादलों में जाते हैं, हर चीज एकदम से काली हो जाती है। It was impossible to see anything on the plane. और एरोप्लेन के आसपास कुछ भी देखना इम्पॉसिबल हो गया था। The old aeroplane jumped and twisted in the air. जो उनका पुराना डकोटा था वो जंप उछलने लगा और ट्विस्ट होने लगा हवा के अंदर। द कंपास एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट्स टर्न डेड। उनके जो कंपास था और जो भी और भी उपकरण थे उनके पास, वो सारे डेड हो गए, मतलब सारे खराब हो गए। सॉरी। सडनली ही सॉ अनदर एरोप्लेन। अचानक उनको एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है। इट्स पायलट वेव्ड एट हिम आस्किंग हिम टू फॉलो। और जो अनदर एरोप्लेन होता है उसका जो पायलट है वो अपना हाथ हिलाता है और उनको इशारा करता है कि आप मुझे फॉलो करें। He suddenly came out of the clouds and saw the runway, on which he then landed his plane safely. In this way, this strange aeroplane guided him to safe
लैंडिंग। और फिर अचानक उनको क्या दिखता है, रनवे दिखता है और वो अपनी जो एरोप्लेन है उसको वहाँ लैंड कर लेते हैं। इस प्रकार वो सेफली वहाँ पे उनकी लैंडिंग होती है। क्लियर है स्टूडेंट, ये पूरी स्टोरी जो हमने पढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाई डज द नैरेटर से, नैरेटर ऐसा क्यों बोलते हैं, आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। ठीक है, चलो आंसर की तरफ। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? आफ्टर लैंडिंग द नैरेटर वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा बिकॉज ही हैड अ हॉरिफिक एक्सपीरियंस फ्लाइंग दैट प्लेन। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक रहा, बहुत ही ज़्यादा डरावना रहा, जब उन्होंने डकोटा, अपना ओल्ड डकोटा है जो स्टॉर्म और ब्लैक क्लाउड्स के अंदर उड़ाया। ठीक है, ही वॉज हैप्पी दैट ही हैड लैंडेड द प्लेन सेफली एंड मीट हिज फैमिली। लेकिन वो खुश भी है कि वो अच्छे से सेफली इस जो डकोटा को है वो लैंड कर पाए और अपनी फैमिली से मिल पाए। मतलब वो उस तूफान और ब्लैक क्लाउड्स में से जिंदा निकल के आ गए, इसलिए वो खुश भी थे। ठीक है, चलिए आंसर नंबर 4 की तरफ। What made the woman in the control center look at the narrator strangely? ऐसी कौन सी बात थी कि वो जो वुमन थी जो कि कंट्रोल रूम के अंदर, कंट्रोल सेंटर के अंदर बैठी थी, वो जो हमारा नैरेटर है, नैरेटर कौन होता है? जो वक्ता है। हमारी जो ये स्टोरी है उसका जो वक्ता है वही तो पायलट है। किसका? ओल्ड डकोटा का। तो जो हमारा नैरेटर है कि उसकी तरफ जो वो स्ट्रेंजली बड़े आश्चर्य से क्यों देख रही थी, क्यों देख रही थी? चलिए आंसर की तरफ। The narrator asked the woman in the control center about the pilot of the another plane who guided him to safe landing. तो जो नैरेटर है वो वुमन जो कंट्रोल सेंटर में बैठी है उनसे पूछता है कि वो अनादर प्लेन का पायलट कौन है। She looked at him strangely हैज देयर वॉज नो अदर प्लेन इन द स्टॉर्म। वो इसलिए देखती है आश्चर्य के साथ क्योंकि उस दिन, उस टू नाइट, उस रात को कोई भी दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं उस तूफान के अंदर। द नैरेटर्स प्लेन वॉज द ओनली प्लेन शी कुड सी ऑन द रेडार। क्योंकि जो नैरेटर का एरोप्लेन था वो ही इकलौता एरोप्लेन था जो कि राडार पे दिखाई दे रहा था। सो द मेंशनिंग ऑफ द नैरेटर अबाउट द अनदर एरोप्लेन मेड दैट वुमन लुक एट द नैरेटर्स स्ट्रेंजली। इसलिए जब नैरेटर ने उनसे उस दूसरे एरोप्लेन के बारे में इंक्वायरी की तो इस वजह से वो जो कंट्रोल रूम में बैठी हुई वुमन है उन्होंने बड़े आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। क्लियर है स्टूडेंट? चले आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourself and give reason for your answer. अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है आपको क्या लगता है कि नैरेटर, व्हाट डू यू थिंक हेल्प द नैरेटर टू रीच सेफली, कि किसने नैरेटर की सहायता की, आपको क्या लगता है? और सब अपने अपने हिसाब से रीज़न दें और डिस्कस करें। ठीक है, तो जो मुझे उचित रीज़न लगा वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सबका अपना अलग अलग आंसर हो सकता है। प्रॉबेबली इट वॉज द नैरेटर्स ऑन सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि जो नैरेटर का खुद का सेल्फ है, उसका खुद का जो अनुभव है, जो उसकी खुद की आत्मा है, उसका जो एक्सपीरियंस है या उसका जो डिटर्मिनेशन है, उसने ही उसकी सहायता की और उसी वजह से वो सेफली वहाँ पे पहुँच पाया। बिकॉज देयर वॉज नो अदर प्लेन इन द स्टॉर्म। क्योंकि उस दिन तूफान में कोई दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं, वो केवल उनका इल्यूजन था, उनका भ्रम था कि कोई उनको गाइड कर रहे हैं, लेकिन असलियत में तो वो स्वयं ही अपनी सहायता कर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ये हमारा सेकंड जो स्टोरी है वो भी ख़त्म होती है। दोनों स्टोरीज हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, लाइन टू लाइन पढ़ी है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस कर लिए। देखो बच्चों, इनके क्वेश्चन आंसर्स जो सॉल्यूशन है उसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ जाके क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ पे खोल के पढ़ भी सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता लगे तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। जिस किसी बच्चे ने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है, आज ही जाके फॉलो करें, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।